जिनको पढ़ने का मौका कम मिलता है मुझे। पहली कविता इसमें है सोए में चलना। कल जिससे जेल में मैं मिला, वह मेरे रोने पर भी रहा शांत आवेगहीन, जरा भी कंपा नहीं, मानो गहरे तालाब के बीच में खंभा। कुछ ऐसा था उसमें जो केवल उनमें होता है जो पापी नहीं बस भागी हैं पाप के। क्या सच क्या झूठ, क्या सही क्या गलत, कहाँ जल कहाँ थल, समझ नहीं पाता। लगातार रोशनी है जहां, वहां न संध्या जान पाता हूं न प्रात। फिर भी वह वेला मैं ढूंढ रहा हूं जहां प्रकाश की पंखड़ियां खुल रही हैं अंधकार के नाल पर। वह वेला जब उठते हैं सप्तपाणी में गंध के भंवर। वह गर्भवती युवती जो एक भी है दो भी, जिसके उर में छत्ता है शहद का, जिसका आनंद शरद का आकाश। और मैं इतने काटकूट से भरा, इतना गिजबिज, इतने खरीदारों ने अपनी निब जांची मुझ पर, इतने तरह से बुकड़ा, इतनी धारियां, इतने दस्तखत कि जरा भी साफ जगह नहीं। बिल्कुल निहत्था पर हाथ बिना ऊपर उठाए मैं हत्यारों से मिलने जाना चाहता हूं। लाल मखमल की खाली म्यान लिए, आबनूस की नक्काशीदार बेंट लिए। जिस तलवार ने सैकड़ों कत्ल किए, उस पर भी कितनी सुंदर नक्काशी थी। केवल शब्दों का फाहा लिए जाना चाहता हूं उसकी तरफ से जो सबसे कमजोर है, जो अपने कौर के लिए भी हाथ उठा नहीं सकता, जो न शासक बनना चाहता है न शासित, पर जो लक्ष्य है केवल लक्ष्य वीर धनुर्धरों का। दीवार पर लाल धब्बा या मछली की आंख की पुतली, या बस पत्ता गोभी पत्तों को पत्तों में छुपाए आलोकित स्वयं जैसे संजीवनी बूटी। बिना कुछ बोले मैं लौट आता हूं उसके घर, जहां फांसी के हुक्म का इंतजार कर रही है एक बहुत बूढ़ी मां। माइक थोड़ा पास कर ले। ये दूसरी कविता है श्राद्ध का अन्न। इसके दो खंड हैं। पहला, श्राद्ध का अन्न खा लौट रहे तेज कदम, दूर गांव के ग्रामीण जोर जोर से बतियाते। व्यंजनों का स्वाद, मृतक का आचार व्यवहार, लगाते ठहाका, भूखते कुत्तों को पीछे रगेदते। लालटेन लगभग जमीन छूती, परछाइयां चारों बगल नाचती, उड़ाते धूप। दूसरा खंड है, कठिन है निगलना श्राद्ध का अन्न। पांत में बैठना, फिर पोर्शन का इंतजार, फिर कौर उठाना सामने मृतक के पिता के। कठिन है कंठ के नीचे उतारना। कोई भीतर दोनों हाथों से ठेल रहा है निवाला। अवरुद्ध है कंठ, मुंह चल नहीं पाता, बरौनियां हिल नहीं रही। पालथी में भर गई जांग, सामने खड़ा है मृतक हंसता, पूछता कैसी है बूंदिया, कैसा रायता। ये अगली कविता है उधर के चोर। चोर उधर ही होते हैं, इधर तो होते नहीं है, इसलिए उधर के चोर भी अजीब हैं। उधर के चोर भी अजीब हैं, लूट और डकैती के अजीब और गरीब किस्से। कहते हैं ट्रेन डकैती 7 बजते बजते संपन्न हो जाती है, क्योंकि डकैतों को जल्दी सोने की आदत है। और चूंकि सारे मुसाफिर बिना टिकट गरीब गुरबा मजदूर जैसे लोग ही होते हैं, इसलिए डकैत किसी से झोला, किसी से अंगोछा, चुनौती, खैनी की डिबिया छीनते झपटते, चलती गाड़ी से कूद, रहड़ के खेत में गुम हो जाते हैं। और लूट की जो घटना अभी अभी प्रकाश में आई है,
उसमें बलधामी लुटेरों के एक दल ने दिन दहाड़े एक कट्ठे खेत में लगा चने का साग खोट डाला और लौटती में चूड़ीहार की चूड़ियां लूट लीं। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज है चोरी की एक घटना जो संपूर्ण क्षेत्र में आज भी चर्चा का विषय है। कहते हैं एक चोर सेंध मार घर में घुसा, इधर उधर टोटा किया और जब कुछ न मिला तब चूहानी में रखा बासी भात और साग खा थाल वहीं छोड़ भाग गया। वो तो पकड़ा ही जाता अगर दबा न ली होती डकार। ये एक कविता है बच्चों के डॉक्टर की मौत पर। छोटी सी खबर थी, बच्चों की दवा खुराक जैसी छोटी खबर, और उतनी ही छोटी शव यात्रा भादों की उस सुबह। तुम्हें याद भी है वो चेहरा धूल में लकीरों से भरा, मुलायम तलहथियां और पपोटों के नीचे बेचैनी, और कान में तेज धड़कते दिल की खटखट। कौन जानता है उसका नाम फिर? कीचड़ में फंसी उसकी गाड़ी का नंबर याद है किसे? द्वारपाल का चेहरा। कभी उसने कहा नहीं कि उसे सबसे सुंदर लगी वे औरतें जो पहली बार मां बनी और आई उसके पास दूध से भरी हुई, और उसे हमेशा आश्चर्य हुआ कि कैसे बच्चे को देखते उच्छृंखल बाप भी इतना बेचैन हो जाता है जैसे हवा भरी गेंद। वो क्या है इस बिलबिलाती भंगुर देह में जो आदमी को पागल कर देता है? जो नहीं था अभी अभी और अभी है, उसके लिए अचानक इतना तूफान, हाहाकार। यह उगता हुआ दांत, यह जीवन, नाखून की कतरन। कितनी है जीवन की लागत? वे बच्चे फिर कभी आए नहीं उसके पास, वे माएं भी नहीं, वह भी तो फिर किसी को पहचान नहीं पाया, और तुम भी तो नहीं। वे सब तुम्हारे लिए छोटे पड़े कपड़े ही तो हैं, देह से छोड़े हुए, मुंडन में गिरे पहले केश। एक कविता यह है, इसका शीर्षक है अनुभव। और तुम इतना आहिस्ते मुझे बांधती हो, और तुम इतना आहिस्ते मुझे बांधती हो, जैसे तुम कोई स्त्री हो और मैं भीगी सलवटों भरी कमीज। तुम आहिस्ते आहिस्ते मुझे दबाती सहला रही हो, और भाप उठ रही है और सलवटें सुलट खुल रही हैं, इतने मरोड़ों की झुर्रियां। तुम मुझ में कितनी पुकारें उठा रही हो, कितनी बंशियां डाल रही हो मेरे जल में। मैं जल चुका कागज जिस पर दौड़ती जा रही आखिरी लाल चिंगारी। मैं तुम्हारे जाल को भर रहा हूं, मैं पानी। और ये अगली कविता है, इसका शीर्षक है संबंध। इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देना जरूरी है कि हमारी तरफ अभी भी ये प्रथा गांव में है कि कोई स्त्री मां बनती है पहली बार और उसको दूध नहीं उतरता तो वो देवर को बुलाया जाता है। तो सिर्फ वो वहां से कविता शुरू होती है, लेकिन वास्तव में ये पूरे स्त्री पुरुष के कितने संबंध संभव हैं। ये फिर संबंध। तुम्हारी देह से छूटा हुआ पहला बच्चा रो रहा था तुम्हारी देह के किनारे, और तुम्हारी छाती से दूध छूट नहीं रहा था। तुम हार गई, मां भी और दादी, और तुम्हें घेर कर खड़ी थीं टोले की औरतें जिनकी साड़ियों के कोर गीले थे। मुझे बुलाया गया, सब हट गईं एक एक कर, और मां ने कहा
तुम इसका थन मुंह से लेकर खींचो। और मां भी बाहर हो गई। खड़ा रहा मैं जैसे हत्या लगी हो। तुमने हुक खोले और गाय की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। मैं कांप गया। दोनों स्तन इतने कठोर कैता के फल से, और बच्चा रो रहा था एक और। नहीं कह सकता वह सुख था या शोक, मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति या पुत्र। मैंने कंठ में रोक लिया था वह दूध। हम अलग हो चुके हैं अब। अलग अलग चूल्हे हैं हमारे और अलग अलग जीवन। वह बच्चा भी अब सयाना है और तुम भी ढल गई हो। फिर भी मैं कह नहीं सकता ये कैसा संबंध है। मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र। इसका शीर्षक है निगेटिव फोटो। अब निगेटिव फोटो अब का जमाना चला गया, लेकिन कहीं न कहीं हर फोटो का एक निगेटिव भी होता है, और हर दुनिया का एक निगेटिव होता है, एक खाका होता है। निगेटिव फोटो खूब साफ चमकती रोशनी से गूंजती तस्वीरों से ज्यादा अच्छी लगती हैं पुरानी कौड़ियों के रंग की तस्वीरें, जहां रोशनी बस इतनी कि अंधकार में आकार उठ सके। लेकिन उनसे भी ज्यादा गर्भवती हैं वे निगेटिव तस्वीरें, जहां सब कुछ रहस्य है, जहां सब कुछ हो चुका है, फिर भी जहां सब कुछ नहीं हुआ, जो अभी भी आरंभ है, जहां हर चेहरा किसी और का चेहरा हो सकता है, जो भ्रूण है जीवन का गिट्ठा, और जो वयस्क है प्रस्फुटित, जो रंग भी है और स्याह भी, जो दोनों तरफ है पार पार, जहां अंधकार और प्रकाश अपनी लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं, जो है जो नहीं है। मेरी स्मृति खुद एक निगेटिव फोटो में बदलती जा रही है। मुझे ये संसार एक निगेटिव फोटो सा क्यों दिख रहा है। और अब कुछ कविताएं जो किताब के बाहर की हैं। इसमें पहली है योग फल। इसमें एक दो बिंब गोरखवाणी से भी आए हैं। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग संभव नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये बता देता हूं। योग फल, इसमें सारे पद योगासन के हैं। कभी कभी मैं उस वज्र की तरह लगना चाहता हूं, जानना चाहता हूं क्या कुछ चल रहा है उस मयूर, उस कुक्कुट की देह में इस ब्रह्म मुहूर्त में। कभी कभी मैं ताड़ का वो पेड़ होना चाहता हूं, तब तो जानूंगा क्या मतलब इतनी दूर फल लटकाने का। कभी कभी यह भी इच्छा होती है कि व्याघ्र या मार्जार बनूं, कभी भुजंग, कभी वक, कभी उल्लू यानी उलूक। सारे पशु पक्षियों वनस्पति में भटकता फिरूं, वन वन जल थल नभ, 84 लाख योनियों में, और अंत में शव। क्या सोच रहा होगा वह शव इस वक्त, जब रात के 1:30 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं शवगृह में। लेकिन इस सब के लिए कितना बदलना पड़ेगा मुझे, कितना अपनापा, कितना दुलार इन क्षुद्रतम जीवों, इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड से। और तब कितना होगा मेरा कुलयोग बाबा गोरखनाथ, जब अन्न को भी भूख लगेगी, पानी को प्यास। तब मेरा योगफल कितना होगा बाबा गोरखनाथ, भिक्षा दो मां भिक्षा। और ये कविता, इसका शीर्षक है कबूल। ये सरस्वती चंद्र जो गुजराती का महान उपन्यास है, उसके लेखक गोवर्धन राम त्रिपाठी के घर पर ये कविता उपजी।
कबूल, कन्फेशन है एक तरह का। हे कवि, हे गाथाकार, तुम्हारी चौखट पर माथा टेकता कबूल करता हूं निसंकोच कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया, जाना ही नहीं। न निर्वात न झंझावात, न कभी किसी उड़ते पक्षी के पंखों की हवा हठात आनंद पर। मेरे लिए दिन दिन रहा और रात रात, न गोधूली न प्रात। भाग्यवान है वे जिनने प्रेम किया, उनसे भी अधिक वे जिन्हें प्रेम मिला। पर सबसे भाग्यवान हैं वे जिनके प्रेम के गीत गाए गए, और महान है वो जिसने गाए प्रेम के गीत। आज इस शिशिर की प्रात तुम्हारी चौखट पर माथा टेकता एक बार फिर कबूल करता हूं कि मैंने कभी जाना नहीं प्रेम, पर जगता रहा रात रात तुम्हारी गाथा पढ़कर, अंधेरी सुनसान गलियों के काटता चक्कर, जैसे चक्रवात की टूटी हवा अपनी ही देह की लपटों में नाचता। हे कवि, हे कथाकार। और एक दो कविताएं और। ये है गुन गाऊंगा। ये एक तरह का फाग है और झाल मंजीरे पर ये गाया जाता है। गुन गाऊंगा, फाग के फगुआ के चैत के पहले दिन के गुन गाऊंगा। गुड़ के लाल पुओं और चाशनी में इतराते मालपुओं के गुन गाऊंगा। दही में तृप्त उड़द बड़ों और भुने जीरों, रोमहास से पुलकित कटहल और गुदाज बैगन के गुन गाऊंगा। पल पल गुटाती धूप और झाल सी बजती हवाओं के गुन गाऊंगा। होली में घर लौटते जन मजूर परिवारों के गुन, चैत के चपल चांद और चने के होरहा के, भांग की सांद्र पत्तियों और मगही पान के नर्म पत्तों, सरोतों सुपारियों के गुन गाऊंगा। जन्म जन्मांतर में बसंत की धरती के गुन गाऊंगा। आओ वसंत सेना, आओ मेरे वक्ष को बेधो, आज रात सारे शस्त्र समर्पित करता मैं महुए के सुनसान टाप के गुन गाऊंगा। इसी ठाव में सदा सर्वदा गुन गाऊंगा, सदा आनंद रहे यही द्वारे। नींद नहीं सुना। हाँ, वो आखिरी कविता में वही सुनाने जा रहा हूं जो कि मैं हमेशा सुनाता हूं, क्योंकि उससे उम्मीद ये रहती है कि वो मैंने थोड़ी जानी परखी कविता है जो मुसीबत में काम देती है, और जब बहुत ही ठंडा मामला चलता है तो ये थोड़ा संभालती। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूं। इसका शीर्षक है घोषणा, और इसको पढ़ते हुए मैं हर बार कहता हूं कि ये अभी के लोगों पर लागू नहीं है। घोषणा। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात, हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद, फौज की तैनाती का हुक्म 2:30 बजे रात, विरोधियों की नजरबंदी का आदेश 2:45, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्य रात्रि के इर्द गिर्द, विदेश यात्रा की उड़ान रात 2 बजे, विदेशी मेहमान का विमानपत्तन पर स्वागत 3 बजे, हत्यारों से मंत्रणा किसी भी क्षण, जीवन में नींद नहीं। राजा चुपके से काटता है चक्कर रात में, नए नए भेष में, अलग अलग घात में, जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता फेंकता खलिहान में लुकाठी, मसुमात के खेत से मूली उखाड़ता खोलता बदरू की पाठी, गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आठी, जीवन में नींद नहीं। माना कि वहां बहुत उजाला है, फिर भी रात में रात तो है ही, और इधर आलम ये कि 9 बजते बजते ढेर, और 10 तक तो देह के सारे पुर्जे खोल, मैं विसर्जित हो जाता हूं नींद के महासमुद्र में। सो मैं भारत का एक नागरिक एतर द्वारा घोषणा करता हूं कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज्यादा प्यारी है। बहुत बहुत